सुश्रुत संहिता में जहाँ कल्प स्थान स्टार्ट हो रहा है, आप वहीं जो है वो ये जो हेडिंग लिखा है ना कल्प स्थान, इसको एरो करके लिख लीजिए विष का वर्णन। यानी कल्प स्थान में हमारे आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने अगत तंत्र का वर्णन किया है। चरक जो है उन्होंने वमन विरेचन के जो द्रव्य है उनके कल्पों का, यानी उनकी क्या क्या कल्पनाएं आप यूज कर सकते हैं उसका वर्णन किया। इन्होंने अगत तंत्र यानी विष का वर्णन यहाँ पे किया। तो आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए सुश्रुत कल्प में 8 अध्याय। सुश्रुत जो कल्प स्थान है उसमें 8 अध्याय हैं। चरक का जो कल्प स्थान है उसमें 12 अध्याय हैं। अष्टांग हृदय है जो, अष्टांग हृदय में कल्प स्थान में 6 और अष्टांग संग्रह में 8। एक बार रिपीट करते हैं, जो सुश्रुत हैं उन्होंने कल्प स्थान में 8 अध्याय बताए, चरक ने 12, अष्टांग हृदय ने 6 और जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने 8। सुश्रुत के जैसे ही 8 अध्याय बताए। अब हमारा जो पहला अध्याय है अन्न पान रक्षा कल्प, ये स्टार्ट होता है। आप आ जाइए 2 नंबर जो पेज है इसका कल्प स्थान का, 3 नंबर जो श्लोक है ना, 3 नंबर श्लोक से ऊपर देखिए विमर्श लिखा हुआ है, तो नीचे से 5th लाइन देखिए। ये जो विमर्श लिखा है इसके नीचे से 5th लाइन आप देखिए। सुश्रुत संहिता में संपूर्ण कल्प स्थान में, यानी अगर तंत्र की बात करें कि कहाँ कहाँ उल्लेख आया है अगर तंत्र का, तो जो सुश्रुत संहिता है उसमें संपूर्ण कल्प स्थान में है अगर तंत्र का वर्णन। चरक जो संहिता उसमें चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में है। अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में है 35, 36, 37 और 38 अध्याय में। अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र में 40वां अध्याय है। हारित संहिता में तृतीय स्थान है जो उसके 56वें अध्याय में है। भाव प्रकाश में चिकित्सा स्थान में। तो अगत तंत्र का वर्णन जो है वो सभी आचार्यों ने कहाँ कहाँ पे किया, यहाँ पे बताया है। अब आप देखिए 4, 5, 6 ये जो श्लोक है इसके नीचे जो हिंदी लिखी है ना, हिंदी की सबसे लास्ट लाइन में एक बिल्कुल मिड में वर्ड है कभी कभी विष कन्या। विष कन्या जो वर्ड है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। आपको पढ़ना नहीं है इसको, बस विष कन्या जो वर्ड है उसको हाईलाइट करके एरो करके लिख लीजिए। सर्वप्रथम वर्णन आपसे पूछेंगे विष कन्या का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो किसने किया, तो आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया विष कन्या का। नेक्स्ट पेज पे आप आइए, 4 नंबर जो पेज है कल्प स्थान का, उसमें देखिए पहली हेडिंग में पाकशाला में नियुक्त करने योग्य वैद्य, यानी जहां जो राजा है उसके लिए खाना बनता था तो वहां पे एक तरीके की जो है वो वैद्य वैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पाकशाला के लक्षण ये हमसे नहीं पूछे जाते। आप 19 और 20 नंबर श्लोक देखिए राइट पेज पे, पेज नंबर जो 5 है उस पे 19 और 20 नंबर श्लोक में देखिए आप, यहाँ पे क्या बोले, विष देने वाले के लक्षण। जैसे अगर किसी ने किसी के खाने में विष मिलाया तो उसके क्या लक्षण होंगे, जिसने विष मिलाया वो कैसा व्यवहार करेगा पेशेंट, उसके लिए बोला न दद्याद उत्तरम पृष्ठो विवक्षणम मोहम इति च। यानी वो बोलते हैं कि जैसे अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो क्या करेंगे, आपकी बातों का जवाब ही नहीं देंगे। और विवक्षम मोहमेति च, यानी जैसे ही आप कुछ बोलेंगे तो क्या मोह हो जाता है, यानी घबरा जाते हैं। अपार्थकम बहु संकीर्णम को हाईलाइट कर लीजिए। 20 नंबर श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है ना, अपार्थकम यानी बहुत अपार्थ होता है, बिल्कुल ऐसी चीजें व्यर्थ की जो चीजें बोलेगा। बहु यानी बहुत ज्यादा बोलेगा। संकीर्णम यानी, और संकीर्णम भाष्यते च अपि मूढ़वत, यानी जैसे जो मूर्ख जैसे बात करते हैं ना वैसी बातें वो करेगा अगर, तो इसका मतलब क्या है, ये विषदाता के लक्षण है। तो ये लाइन आपने हाईलाइट की, अपार्थकम बहु संकीर्णम भाष्यते च अपि मूढ़वत, और इसको एरो करके सामने की तरफ लिख लीजिए विषदाता के लक्षण। आपसे पूछेंगे लाइन लिख के कि किसके लक्षण है, तो विषदाता के लक्षण बोले गए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 28, 29, 30, 31, 32 नंबर जो श्लोक है 6 नंबर पेज पे बिल्कुल बॉटम में, ये बोलते हैं कि जो नृप भक्तादवली, यानी जो राजा को टाइम पे मतलब जो खाना देते थे ना पहले टाइम पे, वो बोलते हैं कि उनकी बलि पहले दी जाती थी। मतलब स विषम बक्षंती ते तत्रेव च विनश्यति माक्षिकाव, यानी जैसे जो भी राजा को खिलाया जाता था उसकी पहले बलि दी जाती थी, किसी और
को खिलाया जाता था वो। जैसे इन्होंने बोला कि अगर वो आप मक्खियों को उसका भोग लगाओगे तो जो मक्खियां हैं वो क्या करेंगे, खाती मर जाती थी। फिर हुत भुग तेन च अन्नेन भृशम चटचटाए थे, यानी अगर हुत भुग मतलब अग्नि में अगर आप उसको डालते थे तो बहुत ज्यादा चटचट की आवाज आती है। मयूर कंठ प्रतिमो जायते च अभी दूसह, यानी जो अग्नि है उसकी जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, जैसे मोर के कंठ है ना, ये बिल्कुल ब्लू कलर का, और जो उसमें से क्या होगा, यानी अग्नि का तेज इतना ज्यादा होगा कि सहन भी नहीं होगा। भिन्न भिन्न अर्ची तीक्ष्ण धूमो, यानी अलग अलग तरह की आग उसमें निकलेगा, और तीक्ष्ण धूमो जो धुआं निकलेगा वो बहुत तीक्ष्ण होगा। न चिराच उपशमति, बहुत देर तक आग बुझेगी ही नहीं। ऐसे खाने के लिए बताया कि आप उसकी कैसे परीक्षा कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते थे तो क्या लक्षण आते थे। फिर देखिए 30 नंबर जो श्लोक है उसके सेकंड लाइन में चकोरस्य अक्षि वैराग्य को आप हाईलाइट कर लीजिए। चकोरस्य अक्षी वैराग्य, यानी चकोर नामक जो पक्षी है उसकी क्या हो जाती थी, अक्षी वैराग्य, अक्षियों में लालिमा आ जाना। जायते क्षिप्र मेवतु, और क्या, यानी शीघ्र ऐसा देखने को मिलता था। फिर बोलते हैं दृष्टवा अन्नम विष संसृष्टम म्रियते जीव जीव का, जो जीव जीवक नामक प्राणधारी है वो विष युक्त जो अन्न है उसको देखने से ही क्या बोलते हैं, मर जाते हैं। कोकिलस्य स्वर वैकृत्य को आपने हाईलाइट किया, जो कोकिल होती है उसका स्वर विकृत हो जाता है, ऐसा बोला। क्रोंचस्तु मृदम इच्छति को आपने हाईलाइट किया, जो क्रोंच नामक पक्षी है मदम इच्छति, यानी मद की उत्पत्ति हो जाती है क्रोंच में। तो आपने चकोर वाला हाईलाइट किया, चकोर का अक्षी वैराग्य होगा। कोयल है जो उसका स्वर वैकृति, क्रोंच की मद मतलब क्रोंच में मद की उत्पत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट हृष्येन मधुर उद्विग्नम, यानी जो मयूर है वो क्या, हृष्ट यानी क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, और उद्विग्न चिल्लाने लग जाए मतलब उद्विग्न हो जाएगा। क्रोशतः शूक सारिके, जो शूक और सारिके यानी तोता या मैना है वो क्या करेंगे, क्रोशन, क्रोशन का मतलब होता है चिल्लाने लग जाना, तो चिल्लाने लग जाएंगे। हंसम क्ष्वेडति च अत्यर्थम को आपने हाईलाइट किया, जो हंस है वो क्या करेगा, क्ष्वेड करेगा यानी जोर जोर से ध्वनि करेगा। भृंग रजस्तु कूजति, जो भृंग राज है वो कूजन करने लगेगा। तो 30 नंबर श्लोक से आपने हाईलाइट करना शुरू किया, जो हम अब बोल रहे हैं आपको वो आपने हाईलाइट किया, देख लीजिए एक बार। चकोरस्य अक्षी वैराग्य, कोकिल की स्वर विकृति, क्रोंच को मद की उत्पत्ति, जो मयूर है वो रिष्ट या उद्विग्न हो जाएंगे। शूक सारिका जो है वो क्रोशन चिल्लाने लग जाएंगे। हंस क्ष्वेड करेगा, और भृंगराज कूजती। राइट जो पेज है इसमें देखिए प्रश्न तो विश्रम सजृति आशु को हाईलाइट कर लीजिए, यानी जो पृष्ठत होता है वो क्या करेगा, विसृजति अति अश्रु, यानी अश्रु बहुत ज्यादा स्त्राव होंगे उसकी आंखों से। विष्ठाम मुंचती मरकटे को हाईलाइट कर लीजिए, जो मरकट होता है यानी बंदर जो है वो क्या करेगा, विष्ठा मुंचती यानी जो मल है उसका त्याग कर देगा ऐसे आहार को सूंघते ही। तो ये चीजें हैं आपसे जो कुछ पूछी जा सकती है इस चैप्टर में से, कि विष को देखने या विष को सूंघने या विष को खाने की वजह से ये जो पक्षी है इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब एक एक करके बताएंगे कि अगर विष मिश्रित अन्न था तो अगर उसकी आपने हाथ लगाया तो आपको क्या लक्षण होंगे। तो जिस भी पार्ट को आप टच करते हो जो विष युक्त द्रव्य है आपका कोई, उसको अगर आपने हाथ से टच किया है, अभी सिर्फ टच करने पर हाथों वाले लक्षण आएंगे। अगर आपने खा लिया तो मुख में है तो जीवा स्तब्ध हो जाएगी, इस तरीके के लक्षण आएंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आप इजीली कर पाएंगे उसको। आप जो 8 नंबर पेज है हमारा उस पे देखिए 40-41 नंबर श्लोक में क्या बोला, अगर आमाशयगत विष हो गया तो क्या लक्षण होंगे, मूर्छा, छर्दिम अतिसार है, छर्दी होगी पेशेंट को, आमाशय में स्टमक में अगर विष पहुंच गया, अब खा भी लिया अगर सपोज, तो छर्दी, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, डायरिया होगा, आधमान। दहा वेपतु इंद्रियाणाम च वैकृतम को आपने हाईलाइट किया, दहा वेपतु, दहा होगी पेशेंट को, वेपतु मतलब कांपेगा, ट्रेमर्स आना जैसे, इंद्रियाणाम च वैकृतम इंद्रियों की विकृति होना, ये आमाशयगत जो हमारा विष है उसके लक्षण बोले गए। फिर बोलते हैं इसकी चिकित्सा क्या करें, तत्र आशु, इसलिए जल्दी आपने क्या करना है, मदन अलाबु बिंबी कोशात की फले छर्दनम, यानी उस पेशेंट को वमन करा देना है, विष वमन से बाहर निकल जाएगा तो इन इन द्रव्यों से वमन कराएं। नेक्स्ट 42 और 43 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, अगर पक्वाशयगत विष हो गया तो दहा, मूर्छा अतिसार है, तृष्णा को आप हाईलाइट कर लीजिए, तृष्णा को आपने हाईलाइट किया,
फिर इंद्रियम वैकृत्यम आटोप पांडुता कार्श्यम कुर्यात पक्वाश्यागतम, और इसमें ट्रीटमेंट क्या करें, नेक्स्ट लाइन में देखिए विरेचनम लिखा है तो विरेचन कराना चाहिए। अगर आमाशयागत है तो आपने वमन के द्वारा विष को निकाला, अगर वो पक्वाश्यागत हो गया तो आपने विरेचन के द्वारा निकाला है। ठीक है। फिर ये 44 और 45 नंबर श्लोक है, इसमें देखिए इसकी हिंदी देखिए, विषाक्त अगर कोई दूध है, मद्य है, जल है आदि सभी जो लिक्विड चीजें उनमें विष अगर डाल दिया तो नाना वर्ण की उसमें रेखाएं दिखने लगेंगी, बुदबुदों की उत्पत्ति होगी, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट आइए आप 10 नंबर जो पेज है उस पे देखिए, आपको बस पता है क्या है इस चैप्टर में जो हमने पूछा, या तो ये जो विष कन्या का वर्णन है वो सर्वप्रथम किसने किया, वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये जो पक्षियों वाला बताया कि अगर ये विष युक्त अन्न को खाते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं तो इनको क्या क्या लक्षण आएंगे, वो वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस जो है वो देखिए इसमें बताया गया कि अगर विष युक्त कोई दातुन कर ले तब क्या लक्षण है, अभ्यंग कर ले, तो ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 14 पे, 14 जिसमें हमारे 75, 76, 77, 78 नंबर जो श्लोक है उसमें क्या बोला, हिंदी में देखिए, वाष्प से आरंभ करके आभूषण तक, मतलब ऐसे बोला गया ना कि अगर ऐसे अन्न की आप वाष्प भी लेते हैं, और फिर लास्ट में बोला आभूषणों पे भी अगर कोई विष छिड़क दे तो वहां तक ट्रीटमेंट क्या करना है। महासुगंधि नाम 76 नंबर जो श्लोक है ना उसमें सेकंड लाइन देखिए, महासुगंधिम अगध को आपने हाईलाइट किया, महासुगंधि नामक अगध का प्रयोग करना है। क्या करना है उसका 77 नंबर श्लोक में देखिए, पान लेपन नस्येषु, यानी इनका क्या करना है, पान के रूप में दो या महासुगंधि नामक अगध, या फिर आलेपन के रूप में या नस्य के रूप में प्रयोग कराना है। फिर 77 की, और विदन्यात अंजनेशु च, अंजन भी लगा सकते हैं। फिर विरेचनानी तीक्ष्णानी कुर्यात प्रच्छर्दनानी चाहिए, यानी तीक्ष्ण पेशेंट को विरेचन और तीक्ष्ण वमन कराना है, तो ये आपने हाईलाइट किया। वाष्प से लेके आभूषण तक जो भी बताया गया कि विष अगर ऐसा हो तो पेशेंट को क्या कराएं, पहला क्या है, महासुगंधि नामक अगध है उसका प्रयोग करना है। वो किस रूप में करें, या तो पान या लेप या नस्य या फिर अंजन के रूप में। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना है, तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण विरेचन को आपने हाईलाइट किया। 78 नंबर जो श्लोक है उसमें हाईलाइट किया, सिराश्च व्यध्येत, यानी सिरा वेद कराएं पेशेंट का। फिर इसकी सेकंड लाइन में मूशिका अजरूहा व हस्ते बंदना तू भूपते को हाईलाइट कर लीजिए। इस चीज को, जो मूशिका है अजरूहा नाम की मतलब एक औषधि है, उसको क्या करना है, राजा के हाथ पर बांधने को बोला। हाथ पे बांधने से ये जो मूशिका या अजरूहा है इससे जो अन्न है वो विष रहित बना देती है ये, तो ये हाथ पे बांधने को कहा। नेक्स्ट देखिए हमारा 79 नंबर जो श्लोक है इसके नीचे हृदय आवरण लिखा है, यानी हृदय की रक्षा करनी है, तो किससे करें। हिंदी में देखिए, बुद्धिमान नृप जो मित्रों के बीच बैठा हुआ है अपने हृदय की रक्षा हेतु सदैव तत्पर है। अजय घृत और अमृत घृत को आप हाईलाइट कर लीजिए, अजय घृत और अमृत घृत का पान करने को बोला। तो ये हमारा जो 14 नंबर पेज है उस पे आपने हाईलाइट किया, एक तो महासुगंधि नामक अगध, फिर उसका पान लेपन नस्य और अंजन के रूप में यूज करना है, तीक्ष्ण वमन तीक्ष्ण विरेचन को हाईलाइट किया, सिरा व्यधन कराना इसको हाईलाइट किया, और मूशिका या अजरूहा नाम की जो औषधि है उसको हाथ पे बांधने को कहा। फिर हृदय आवरण यानी हृदय की रक्षा के लिए अजेय या फिर अमृत घृत का पान करना है। फिर आप आ जाइए जहां ये चैप्टर हमारा एंड हो रहा है, 85 नंबर जो श्लोक है उसमें, 85 उसमें देखिए क्या लिखा है, पिपली मधुक क्षौद्र शर्करा इक्षु रस अंबु भी छर दिएत। तो इसकी जो हेडिंग है, विष भक्षण करने पर वमन प्रयोग, इस आपको जो है वो ये पूछा जाएगा, विष भक्षण अगर किसी ने कर लिया, विष खा लिया है किसी ने, तो प्रथम उपक्रम क्या कराएं, तो आप इसी हेडिंग को ही हाईलाइट कर लीजिए, वमन कराया जाता है। किसी ने अगर विष का सेवन कर लिया तो सबसे पहला काम उसको वॉमिटिंग, वमन के द्वारा बाहर निकालना होता है, तो वमन प्रथम उपक्रम है अगर किसी ने विष का भक्षण किया है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट होता है, जिसमें से क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया, या तो विष कन्या वाला पूछते हैं, या फिर जो पक्षियों या उनमें क्या क्या लक्षण आएंगे वो पूछते हैं, और फिर ये जो ट्रीटमेंट वाला बताया कि क्या देंगे हम, तो हृदय आवरण के लिए क्या तीक्ष्ण वमन ये सब देते हैं, और विष भक्षण करने पर पहला उपक्रम वमन कराया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर द्वितीय अध्याय स्थावर विष विज्ञानीय, तो आप देखिए इसका 3 नंबर श्लोक,
स्थावरम जंगमम चेव द्विविधम विषम उच्यते। विष जो होता है दो प्रकार का, स्थावर और जंगम। 10 अधिष्ठानम आद्यम तू द्वितीयम षोडश आश्रम को हाईलाइट कर लीजिए। 10 अधिष्ठानम आद्यम लिखा है ना, 10 अधिष्ठान के ऊपर लिख लीजिए स्थावर, यानी जो स्थावर विषय है उसके 10 अधिष्ठान। क्या वर्ड है? 10 अधिष्ठानम आद्यम। आद्यम मतलब पहले वाले के 10 अधिष्ठान। तो पहले क्या लिखा हुआ है श्लोक में? स्थावर, तो स्थावर के 10 अधिष्ठान। और षोडश आश्रम के ऊपर आप लिख लीजिए जांगम। जो जांगम विष है उसके क्या है? 16 आश्रय बताए गए। तो सीधा यही बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जांगम विष के अधिष्ठान और स्थावर विष के अधिष्ठान। नेक्स्ट है जो आप 20 नंबर जो पेज है उस पे आइए एक बार। 20 नंबर पेज में यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखी हुई है मॉडर्न के अकॉर्डिंग, इसको एक बार देख लेते हैं। विष का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, तो हमारे जो विष होते हैं, पहला है इसमें बताया गया कि जो कोरोसिव होते हैं, दूसरा क्षोभक यानी इरिटेंट होते हैं, और न्यूरोटिक होते हैं। कोरोसिव जो है उसमें हमारे आते हैं एसिड और एल्कलीज। तो एसिड में हमारे मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में यानी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक आते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारा जैसे कि जिसमें जो है वो कार्बन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक है हमारे, तो H2SO4 है, HCl है, HNO3, ये इनऑर्गेनिक एसिड है हमारे जो स्ट्रॉन्ग है। और ऑर्गेनिक में हमारा जो है वो ऑक्जेलिक एसिड आता है और कार्बोलिक एसिड आता है। एसिड्स की एल्कलीज की बात की तो यहाँ पे कास्टिक सोडा है NaOH, फिर KOH है यानी कास्टिक पोटाश, फिर अमोनिया है NH3, तो ये हमारे एल्कलीज में आ गया। फिर बात करते हैं जो इरिटेंट्स हैं। इरिटेंट्स में हमारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल होते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारी जैसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दिया, तो मेटेलिक में है हमारा लेड है, जिंक, कॉपर, एंटीमनी। नॉन मेटेलिक में हमारा जो फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये दी। इनऑर्गेनिक में हमारे जो है जो वेजिटेबल्स हैं, कैस्टर सीड हैं, जयपाल है, अर्क है, इंद्रायण, भल्लातक या मुसब्बर आदि, ये क्या है हमारे ऑर्गेनिक में। फिर जांगम जो द्रव्य है उनमें जैसे स्नेक वीनम हो गया, इंसेक्ट बाइट हो गया, कैंथेराइट्स हो गए, तो ये हमारे जांगम द्रव्यों में आते हैं। फिर यांत्रिक जो मैकेनिकल है उनमें डायमंड डस्ट या फिर पाउडर्ड ग्लास है जो ये हमारा आता है इरिटेंट्स में। फिर आता है वात नाड़ी संस्थान है जो उसके प्रभावक, तो इसमें मस्तिष्क पर प्रभाव, यानी कुछ जो है वो विष ऐसे होते हैं जो जैसे पेशेंट की बॉडी में गए तो क्या होगा, उनका ब्रेन पर एक्शन होता है, तो मस्तिष्क प्रभावक होते हैं। कुछ सुषुम्ना प्रभावक यानी स्पाइनल कॉर्ड पर जो अपने एक्ट करेंगे। फिर हृदय प्रभावक होते हैं, कुछ फुफ्फुस प्रभावक और परिसरीय नाड़ी पे काम करने वाले होते हैं। तो ये जो हमारा राइट पेज है, अब देखिए 21 नंबर पेज पे पहले क पॉइंट पे मस्तिष्क प्रभावक बताया। मस्तिष्क प्रभावक में मतलब पहला है निद्रा कर, जो निद्रा लाने वाले होते हैं, तो जैसे अहिफिन, ओपियम और मॉर्फिन है हमारा, ये क्या है निद्रा करने वाले। मादक द्रव्यों में मद्य है, ईथर है या क्लोरोफॉर्म है। प्रलापक में आप देख लियो धतूरा है, इंपॉर्टेंट है प्रलापक। प्रलाप ज्यादा करता है पेशेंट इसमें, तो डेलीरियम वाली कंडीशन होना, तो धतूरा है, बेलाडोना है, भांग है या खुरासानी अजवाइन, ये प्रलापक होते हैं। ये तो मस्तिष्क प्रभावक की बात की गई। अब आप 20 नंबर पेज पे ही देखिए, यहाँ पे लिखा है ना नीचे सुषुम्ना प्रभावक, और उसके नीचे जो ये कुचला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कुचला, कुचला के साइड में ही आप लिख लीजिए जेलस्मियम, लिख लीजिए जेलसीमियम। अगर आपको देखना है तो राइट पेज पे लिखा है ना ऊपर फर्स्ट पॉइंट पे जेलसीमियम, तो सुषुम्ना प्रभावक हमारा कुचला कुपीलू होता है, प्लस में जेलसीमियम होता है, दो ये। फिर नेक्स्ट हमारे हृदय प्रभावक के नीचे एरो करके एरो लगा दीजिए वत्सनाभ की तरफ। जो हृदय पे प्रभाव डालते हैं वो है हमारा वत्सनाभ, और प्लस में आगे वो लिखे हुए हैं जो लिखा है ना नेक्स्ट पेज पे राइट पे देखिए आप, तंबाकू, हृतपत्री, कनेर और HCN, ये हमारे क्या है हृदय पर प्रभाव डालने वाले हैं। फिर है हमारा फुफ्फुस प्रभावक, फुफ्फुस से एरो ले जाइए सल्फर डाइऑक्साइड पे। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा फुफ्फुस प्रभावक है उसके आगे लिख लीजिए
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हमारा जो नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं ना 3-4 चीजें, तो वो भी हमारे फुफ्फुस पर प्रभाव डालेंगे। फिर परिसरीय जो नाड़ी प्रभावक है, तो यहाँ पे कोनियम और कुरारे इंपॉर्टेंट है। ये परिसरीय नाड़ी प्रभावक है ये, तो कोनियम या कुरायर। ये जो राइट पेज है हमारा, इसमें आप देखिए कार्बन जो डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जहां पे लिखा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड के नीचे एरो करके लिख लीजिए रोटन एग स्मेल। इंपॉर्टेंट है, रोटन एग स्मेल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। नेक्स्ट हमारा जो 4 नंबर श्लोक है इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूछते हैं नंबरिंग ही कि स्थावर विश्व के अधिष्ठान, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थावर विश्व का अधिष्ठान है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दस्म स्मृता। यानी मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर, सार ये हमारे हैं, और प्लस में निर्यास, धातु और लास्ट में कंद, ये हमारे क्या है, 10 स्थावर विश्व के अधिष्ठान है। मतलब अधिष्ठान का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं जैसे हमारे, तो उनका क्या क्या पार्ट पॉइजनस हो सकता है। कईयों की मूल पॉइजनस होती है, कईयों का पत्र, तो ये पार्ट बताए गए। यानी आश्रय क्या है, विश्व जहां पे आश्रय करके रहेगा, तो वो ये 10 बताए गए हैं। तो 5 नंबर श्लोक में आप देखिए, अब एग्जाम्पल बताएंगे कि मूल विष के कौन एग्जाम्पल हैं, पत्र जिनके पॉइजनस है वो कौन से हैं, फल जिनके हैं वो कौन से हैं। तो देखिए पहली लाइन में देखिए, कलीतक, अश्वमार, गुंजा, ये जो 3 वर्ड हैं, कलीतक, अश्वमार और गुंजा, इनको आपने हाईलाइट किया तीनों वर्ड को। जो कलीतक होता है हमारा, नेक्स्ट अश्वमार और गुंजा, और फिर आगे लास्ट देखिए अष्टो मूल विषाणी को हाईलाइट किया। 8 मूल विष होते हैं, यानी जिनकी मूल रूट पॉइजनिंग है, पॉइजनस है, तो ऐसे हमारे 8 द्रव्य बोले। फिर बोलते हैं विष पत्राणी, जिनके पत्रों में विष है वो कौन कौन से आगे लिखा। फिर देखिए पंच पत्र विषाणी को हाईलाइट कर लीजिए आप। आपको नंबरिंग याद रखनी है, मूल विष हमारे होते हैं 8, पत्र विष होते हैं 5। फिर पत्र विष के जस्ट नीचे वर्ड एक देखिए थोड़ा सा आगे, द्वादशम फल विषाणी को आप हाईलाइट कर लीजिए, फल विष होते हैं हमारे 12। 4th लाइन में देखिए पहला ही वर्ड है पंच पुष्प विषाणी, 5, जिनके पुष्प पॉइजनस है वो 5 हैं। फिर इसी लाइन में सबसे लास्ट में सप्त त्वक सार निर्यास विषाणी, यानी जिनकी त्वक, सार और निर्यास, इनमें विष होता है, ऐसे 7 प्लांट हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कुमुदग्नि, स्नूही, जाल, क्षीरणी, त्रीणी, क्षीर विषाणी, ये पूरी लाइन हाईलाइट करी आपने, क्योंकि 3 ही होते हैं हमारे क्षीर विष, तो याद आप रख सकते हैं तीनों को। अब 12 या 5 ये याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको क्षीर विष कौन से हैं, 3 ही है हमारे जिनमें क्षीर, जिनका पॉइजनस है, तो कौन है, कुमुदग्नि, स्नूही और जाल क्षीरणी, इनका विष पॉइजनस है। फिर फेनाश्म और हरिताल च द्वि धातु विषय को आपने हाईलाइट किया। धातु विष 2 होते हैं, फेनाश्म और हरिताल को इन्होंने बोला। फिर यहाँ पे जो 6th लाइन है उसमें लास्ट वर्ड देखिए, त्रयोदशा कंद विषाणी को हाईलाइट किया आपने। त्रयोदश हमारे कंद विष होते हैं, और इति एव पंच पंचाशत स्थावर विषाणी, यानी ये 55 स्थावर विष, ये आपने हाईलाइट किया। तो आपसे पूछेंगे स्थावर विष की संख्या है, तो होती है 55। स्थावर विष है टोटल 55 होते हैं, 55। इनमें आपने धातु विष हैं उनको पूरे हाईलाइट किया, यानी फेनाश्म और हरिताल हमारे धातु विष हैं, कुमुदग्नि, स्नूही और जाल क्षीरणी हमारे जो वो क्षीर जो विष है वो बोले, और त्रयोदश कंद विषाणी। तो आप नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, ऊपर बताए गए हैं कि पहले जो हमारे हैं जैसे कलीतक, कनेर और गुंजा, कनेर मतलब अश्वमार है, तो ये मूल विष है। फिर अगले में जो है वो पत्र देखिए, विष पत्रिका, लंबा, वट, दारू, करम्ब और महाकरम्ब, ये पत्र में आते हैं, तो 5 हैं, 5 पत्र विष। 12 हमारे फल विष में आते हैं। फिर 5 पुष्प हैं, 7 हमारे जो है वो त्वक, सार, निर्यास वाले। फिर 3 क्षीर वाले, 3 क्षीरों को आप हाईलाइट कर लीजिए, कुमुदग्नि, स्नूही और जाल क्षीरी को।
धातु विष 2 है, फिनाश्म और हरताल। कंद विष ये 9 और 10 पॉइंट है जो कंद विष के लिए है, यानी 13 होते हैं। तो कालकूट, वत्सनाभ, इनको आपने हाईलाइट किया नाम। आगे सरशप, पालक आदि, हालाहल, ये सब बताए गए हैं। इसके नीचे इनकी नंबरिंग दी है। तो मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, सार, निर्यास, क्षीर, धातु और कंद, ये होते हैं हमारे 55। ये नीचे जो अधिष्ठान के प्रकार ऐसे लिखे ना, कंद विष लिखा है, कंद विष को हाईलाइट करके लिखिए। उसके आगे सबसे विषैले होते हैं, सबसे ज्यादा मूल, पत्र, इन सब में सबसे ज्यादा जिनकी कंद पॉइजनस है वो सबसे विषैले हैं। कंद विष वाले सबसे विषैले होते हैं इनमें। नेक्स्ट आइए आप 6 नंबर जो श्लोक है, 24 पेज नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला, चतवारी वत्सनाभानी मुत्सके द्वे, 4 प्रकार का वत्सनाभ होता है, हाईलाइट किया इसको। मुत्सके द्वे यानी जो मुस्तक है वो 2 प्रकार का। षट चेव सर्षप आहु, यानी जो सर्षप है वो 6 प्रकार का। और शेषाणी एकमेव एवतु, यानी अन्य जो है वो सभी के एक एक भेद होते हैं, ऐसा बोला। तो वत्सनाभ 4, मुस्तक 2 और सर्षप के 6। अब आता है 7, 8, 9, 10 नंबर जो श्लोक है। अब यहाँ पे बोला, जो स्थावर विषय उनके क्या विशेष गुण आते हैं पेशेंट में, ये बोलते हैं उद्वेशनम मूल विषय प्रलापो मोह एवचे। तो आपने फर्स्ट लाइन में जो मूल विष है, आपको ये लाइन लिख के देंगे एक्चुअली, कि ये लाइन आपको लिख के देंगे और फिर बोलेंगे कि किसके लिए कहेगी, तो आपको देख के पहचान है। तो मूल विष में क्या होगा, ये बोलते हैं उद्वेष्टन होगा, प्रलाप मोह एवच। तो हाईलाइट भी कर सकते हैं आप इस लाइन को, मूल विष में उद्वेष्टन, प्रलाप, मोह एवच। पत्र विष में क्या होगा, जृंभा अंग उद्वेष्टनम, जृंभा आएगी पेशेंट को, अंगोमेठन होना, या द्वेष्टन यानी श्वास गया, पत्र विषाणी। फिर नेक्स्ट, मुष्क शोफ को आपने हाईलाइट किया, फल विषय दाहो अन्न द्वेष एवच, यानी फल विष में क्या होगा, मुष्क है जो अंडकोश, उसमें शोफ होना, दाह होगा, और अन्न से द्वेष। ये लाइन आपको देख लिख के मिलेगी। तो फल विष को तो आप पहचान सकते हैं। फल क्या बोलते हैं, फल कोश भी तो बोलते हैं, जो मूषक होते हैं हमारे उनको फल कोश या अंडकोश ही तो बोलते हैं। तो फल विष में जो है वो लक्षण आता है मुष्क शोफ का। फिर पुष्प विषय में क्या बोला, छर्दी आधमानम मोह एवच। पुष्प विष में हाईलाइट कर लीजिए, छर्दी आधमानम मोह एवच, यानी कोई गंदी स्मेल अगर सूंघ लेते हैं हम, पुष्प फूल है कोई, उसकी गंदी स्मेल है तो छर्दी हो सकती है ना। तो पुष्प विष से आपने याद रखना, छर्दी आधमानम मोह एवच। फिर नेक्स्ट लाइन में त्वक सार निर्यास के लिए क्या बोला, अगर ऐसा ले ले तो आस्य, दुर्गंध्या, पारुष्य, शिरोरुक आदि। 10 नंबर श्लोक में देखिए, फेन आगम शीर विषय को आपने हाईलाइट किया। फेन आगम क्षीर विषय, जो अगर क्षीर विष किसी ने सेवन किया तो झाग आएगी। और विड भेदो गुरु जीवा, विड भेद हो जाएगा, और गुरु जीवा, जीवा में भारीपन होना। दूध जो होता है हमारा, दूध झाग भी, तो फेन का मतलब ऐसे नॉर्मली क्या होता है, झाग होना। तो दूध के ऊपर ऐसे झाग बन रही है, दूध से झाग आ रही है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो फेन आगम होना, विड भेद, दूध से कईयों का अतिसार हो जाता है ना, तो विड भेदो और गुरु जीविता, ये क्षीर विष के लक्षण है, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट, हृत पीड़म धातु विषय, धातु विष से क्या होगा, हृदय में पीड़ा, मूर्छा, दहा और तालु, ये जो है आदि में दहा आदि लक्षण ये दिखाई देते हैं। तो ये हमारे जो थे, इसमें मूल विष वाला हमने हाईलाइट किया, पत्र, फल विष वाला पुष्प, क्षीर, और धातु विष वाले हमने हाईलाइट किए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए आप राइट पेज पे 11 श्लोक से लेके 17 तक। अब ये जो कंद वाले हैं, ये यहाँ पे लिखा, कंद जानी तू तीक्ष्णानी, यहाँ तक पे आप तो मूल विष बता दिए, पत्र, फल, पुष्प, ये सब तो बता दिए धातु आदि वाले। अब यहाँ पे 11 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन देखिए, कंद जानी तू तीक्ष्णानी, कंद जो विष होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, सबसे तीक्ष्ण बोले तो। अब इनको एक एक को एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या क्या इनके लक्षण आते हैं। देखिए 12 नंबर श्लोक में बोला, स्पर्श अज्ञानम कालकूट को, इतना आपने हाईलाइट किया, स्पर्श अज्ञानम कालकूटे, कालकूट अगर किसी ने सेवन कर लिया तो उसको स्पर्श का अज्ञान, स्पर्श का ही पता नहीं चलेगा।
12 नंबर की सेकंड में देखिए, ग्रीवा स्तंभो वत्सनाभे पीत विण मूत्र नेत्रता को आपने हाईलाइट किया। अगर किसी ने वत्सनाभ का सेवन कर लिया तो क्या होगा, ग्रीवा में स्तंभता हो जाएगी और पीत वर्ण के उसके विण और मूत्र और नेत्र हो जाएंगे। 13 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, सर्षपे, सर्षप विष अगर किसी ने सेवन किया तो वात वैगुण्यम अनाहो ग्रंथि जन्मन, यानी वात की विपरीतता अनाहा और ग्रंथि जन्म होगा। नेक्स्ट देखिए 13 में, ग्रीवा दौर्बल्यम वक वाक संगो को आपने हाईलाइट किया। ग्रीवा में दुर्बलता होना, वाक संगो वाणी का रुक जाना, पालके, पालक जो होता है विष उसके सेवन से ऐसा होता है। तो ग्रीवा दौर्बल्यम, वाक संगो पालक, और ग्रीवा स्तंभता वो वत्सनाभ का था। तो आपने कालकूट में स्पर्शा ज्ञानम को हाईलाइट किया, वत्सनाभ में ग्रीवा स्तंभो पीत विण मूत्र नेत्रता को, फिर पालक में ग्रीवा दौर्बल्यम वाक संग को किया। नेक्स्ट हमारा है 14 में, प्रसेक कर्दमाखेन विड बेदो नेत्रपीक्ता। फिर उसके आगे आप देखिए 15 नंबर जो श्लोक है ना उसमें, गात्र स्तंभो वेपतु च जायन्ते मुस्तकेन तू को आपने हाईलाइट किया। मुस्तक वाला हाईलाइट किया कि गात्र में स्तंभता होती है, वेपतु ट्रेमर्स होंगे यानी कंपन होगा उसकी पूरी बॉडी में, ये मुस्तक विष है जो उसके सेवन से। फिर श्रृंगी विषेण अंग साध दाह उदर विवर्धन है, यानी श्रृंग विष से क्या होगा, उदर विवर्धन को आपने हाईलाइट किया, उदर की वृद्धि होने को बोला, यानी उदर है जो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर आप आ जाइए 17 नंबर जो श्लोक है उसमें हाईलाइट करा है, चिरेण उच्छ्वसति श्यावो नरो हाला हलहेन वा, यानी हाला हल जो विष है उस सेवन से क्या होगा, जो श्वास है पेशेंट वो देरी से लेगा और श्याव नरो, श्याव वर्ण उसकी बॉडी का हो जाएगा। ये आपने हाईलाइट किया, चिरेण उच्छ्वसति श्वासो नरो हालाहलेन। फिर लास्ट देखिए, करकटकेन उत्पतो ऊर्ध्वम हसनम दंतान दश्यति, यानी अगर जो हमारा कर्कट विष है उसके उससे क्या होगा, जो मनुष्य है वो क्या करेगा, उत्पत ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर उछलता है। नेक्स्ट हंसान दंतान दश्यति, यानी हंसता है और दांतों को काटता है, दांतों से काटता है, ऐसा लक्षण बोला। तो ये जो हमारा 11 से लेके 17 नंबर तक था, इसमें आपने पहले हाईलाइट किया कंद विष सबसे तीक्ष्ण है, फिर कालकूट में आपने हाईलाइट किया स्पर्श अज्ञानम को, वत्सनाम में ग्रीवा स्तंभो पीत विण मूत्र नेत्रता को, पालक में ग्रीवा दौर्बल्यम वाक संगो, फिर उसके बाद आपने मुस्तक में गात्र तू को हाईलाइट किया, श्रृंग में हमारा उदर विवृद्धि, हालाहल में चिरेण उच्छ्वसति श्यावो नर है, फिर लास्ट में करकटेन से यानी पेशेंट उछलेगा और जो हंसेगा और दांतों को काटेगा, काटने का काम। नेक्स्ट जो है, अगर आपने श्लोक में हाईलाइट नहीं करना या वहां पे प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट जो 26 नंबर हमारा पेज है उस पे एक टेबल बनी हुई है ना, तो यहाँ पे देखिए कालकूट है तो उसमें अज्ञान यानी स्पर्श अज्ञान, यहाँ पे आप उनसे याद रख सकते हैं, उन ये पढ़ना है। वत्सनाभ में ग्रीवा स्तंभता पीत, ये सब, सर्षप में ग्रंथि उत्पत्ति, पालक में ग्रीवा दौर्बल्यम, कर्दम में अतिसार, वैराटक में शिरो रोग, मुस्तक में शरीर स्तंभ कंपन, श्रृंगी में उदर वृद्धि जो लिखा है ना, लास्ट वर्ड इंपॉर्टेंट बताया था। पुंडरीक में भी है उदर वृद्धि, लेकिन वहां पे वर्ड वृद्धि तथा उदर ऐसे करके आया था, ऊपर लिखने वाला थोड़ा वो चेंज हो गया। हालाहल में रंग जो है वो श्याव वर्ण का और श्वास चिरेण उच्छ्वसति, और जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, श्याव। महाविष में हृदय में ग्रंथि और हृदय में महाशूल का होना, महाविष में। कर्कट में मनुष्य उछलता कूदता हंसता और दांत से काटता है, ऐसा बोला। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 30 नंबर जो पेज है 30 नंबर पेज पे ये जो टेबल बनी हुई है ना, इधर मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, धनुर्वात की भांति पेशी आक्षेप, यानी जैसे धनुर्वात टेटनस में कन्वल्जन जैसे होते हैं ना पेशेंट को, क्लोनिक टॉनिक स्पाज्म जाता है, उस तरीके का कंडीशन कौन कौन सी पॉइजनिंग में होता है, कुचला, फिनाश्म और नीलांजन। इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है कि कुचला है जो उसकी पॉइजनिंग में, संखिया यानी फिनाश्म है उसकी, और नीलांजन की पॉइजनिंग में ऐसे लक्षण आते हैं। फिर पक्षाघात जैसे वत्सनाभ, फिनाश्म, नाग, कोनियम में।
पुतलियों का विस्फारित होना को हाईलाइट कर लीजिए। जो प्यूपिल है वो क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगे। किसमें, धतूरा, बेलाडोना और खुरासानी अजवाइन, ये जो पहले तीन है इनको आप हाईलाइट कर लीजिए। धतूरा, बेलाडोना और खुरासानी अजवाइन, ये हमारे प्रलापक विष हैं। तो ये क्या है, धतूरा, बेलाडोना, और इनमें क्या हो जाएगी, जो प्यूपिल है वो डायलेट होंगे। और देखिए चौथा पॉइंट क्या लिखा है, अहीफेन की अंतिम अवस्था में। जो अहीफेन अफीम है, जो उस अगर वो विष की तरह मतलब ज्यादा डोज उसकी ले लेते हैं, विष की तरह काम करेगी ना, तो अहीफेन की अंतिम अवस्था में प्यूपिल डायलेट होते हैं। 9 नंबर हमारा यहाँ पे पॉइंट है, पुतलियों का संकुचित होना, यानी जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। इसमें हाईलाइट कर लीजिए अहीफेन को, अहीफेन पहला लिखा है ना उसको हाईलाइट कीजिए। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, कोई अवस्था नहीं लिख के दिया, आपसे पूछते हैं कि अहीफेन में क्या जो है वो प्यूपिल पर क्या इफेक्ट होगा, कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे या डायलेट होंगे, ऐसे करके पूछा, तो अहीफेन में क्या होता है, जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली बोल के बताया गया है कि मतलब लिखा हुआ है आपके पास कि जो अहीफेन है उसकी अंतिम अवस्था में प्यूपिल कैसे होंगे, तो अंतिम अवस्था में तो डायलेट हो जाएंगे, लेकिन शुरू में कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे। और अवस्था लिख के नहीं दी कि क्या होगा, कौन सी अवस्था पूछ रहे हैं, सीधा ही पूछ लिया कि अहीफेन में जो प्यूपिल है वो कैसे होंगे, तो कॉन्स्ट्रिक्ट है, जो उसको आपने टिक करना है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर जो श्लोक है, इसमें बोला कंद जानी उग्र वीर्याणी प्रयुक्त्यानि त्रयोदश, यानी जो उग्र वीर्य वाले होते हैं, ये 13 जो कंदविश कहे गए ये उग्र वीर्य वाले हैं। अब 19 से लेके जो 23 नंबर श्लोक है, यहाँ पे विष के 10 गुणों का वर्णन किया गया। तो पहले 10 गुण बताए गए कौन से होते हैं, रुक्ष होता है, उष्णम तथा तीक्ष्णम, सूक्ष्म आशु व्यवायी च, विकासी वैज्यत्वम चैव लघु पाकी को आप हाईलाइट कर लीजिए। ये जो एक अलग गुण बताया आचार्य चरक हैं, जो उनके अकॉर्डिंग जब हम विष के गुण पढ़ेंगे ना, तो बाकी सारे वैसे हैं, लेकिन इन्होंने लघु पाकी जो गुण है एक एक्स्ट्रा बोला। फिर बोलते हैं क्या करेंगे, तद रोक्ष्यत्याद कोपनम वायु, यानी रुक्षता की वजह से। अब ये एक एक गुण के बारे में बताएंगे कि जो विष का रुक्ष गुण है वो क्या बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, तीक्ष्ण गुण क्या करेगा, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो तत् रोक्ष्याद, रुक्ष गुण करेगा, कोपयेद वायु, रुक्षता से हमें पता है वायु की वृद्धि होती है। फिर औष्ण्यात पित्तम सशोणितम, उष्ण गुण पित्त और रक्त को प्रकुपित करने वाला होता है। फिर क्या बोलते हैं, मतिम च मोहिये तेक्ष्णानी मर्ब बंधान छिन्नति, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अभी तक हमने ये हाईलाइट नहीं किए थे कि ये कि रुक्षता क्या करती है और उष्ण गुण क्या करे, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। जो तीक्ष्ण गुण है ये क्या करता है, मतिम च मोहिये, जो मति है उसका मोह करता है, यानी बुद्धि को मोह लेता है। और मर्म बंधान छिन्नति, जो मर्म बंधन है उनको काटता है तीक्ष्ण गुण की वजह से विष। ठीक है, तो तीक्ष्ण गुण के ये जो है वो कर्म होते हैं। फिर शरीर अवयवान सूक्ष्माम प्रवेशति विकरोति च, यानी सूक्ष्म होने से क्या होगा, पूरी बॉडी में जल्दी जो है वो फैल जाएगा। फिर आशुत्वाद आशु तदही को आप हाईलाइट कर लीजिए। आशुत्वाद आशु हंति, यानी आशु गुण होने की वजह से, जो विष का आशु गुण है उसकी वजह से वो जल्दी से मार डालता है। फिर व्यवाद प्रकृति भजेद क्षपिये च, यानी जो हमारा व्यवाई गुण है इसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी में वो फैल जाता है। और विकासी से दोषान धातु मलान अप, यानी जो दोष हैं धातु हैं इनको मल इनको नष्ट कर देते हैं विकासी गुण के कारण। और वैशद्याद अतिरेच्यते, यानी विशद गुण होने से वैशद्याद अतिरेच्यति, यानी क्या करेगा, चिपकेगा नहीं, जल्दी जल्दी जो वो चलने का काम करेगा, कहीं चिपकता नहीं है। दुष्चिकित्सम च लाघवात को आपने हाईलाइट किया, लघु गुण होने की वजह से दुष्चिकित्सा होता है। और दुर्हरम च लघु अपाकी जो गुण है इसका, या लघु पाकी या अपाकी गुण है, इसकी वजह से क्या होगा, दुर्हरम, यानी शरीर से निकल ही नहीं पाता। तो आपने जो ये इसके गुण है इसमें ये देखिए टेबल भी बना हुआ है ना नीचे। तो रुक्ष गुण की वजह से क्या होता है, वायु प्रकोपित। उष्ण गुण की वजह से रक्त के साथ पित्त का प्रकोप। तीक्ष्ण वाला हाईलाइट किया, ये उत्तराखंड पीजी में क्वेश्चन आ चुका है। तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या होगा, बुद्धि को मोहता है और मर्म बंधन है जो उनको काटता है। फिर जो हमारा सूक्ष्म गुण है अवयवों में शीघ्र प्रवेश कर लेगा। आशु को हमने हाईलाइट कराया था, तो आशु होने की वजह से आशु तदहंती, यानी प्राणों को शीघ्र हर लेगा। फिर विकासी और व्यवाई विशद लघु को हाईलाइट कर लीजिए, दुष्चिकित्सा। तो चाहे आप टेबल से याद रखें इनको या फिर श्लोक से, जिनको याद रहेगा।
तीक्ष्ण, आशु और लघु को हमने हाईलाइट कराया आपको। नेक्स्ट आ जाइए आप 32 नंबर जो पेज है ना 32, उस पे ऊपर से स्टार्टिंग से जहाँ पेज ये स्टार्ट हो रहा है एक पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा विमर्श का। तो इस विमर्श की नीचे से फोर्थ लाइन देखिए, ये जहां विमर्श खत्म हो रहा है उसकी फोर्थ लाइन देखिए लास्ट में, किंतु शारंगधर यानी जो शारंगधर है उन्होंने विष के केवल 8 गुण माने, चरक ने भी विष के 10 गुण माने, सुश्रुत ने भी 10 गुण माने, शारंगधर 8 गुण मानते हैं। कौन से? व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म, छेदी, मदावह, आग्नेय, जीवितहर और योगवाही बोलते हैं। ये 8 गुण वो जो है वो जो विष के हैं वो बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला 25 और 26 नंबर श्लोक में दूषी विष के लक्षण बोले। दूषी विष के हिंदी में क्या बोलते हैं कि स्थावर, जांगम, कृत्रिम विष जो शरीर में पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता किंतु पचकर या विषग्न औषधियों से नष्ट होकर या दावानल, वायु, धूप से सूख जाने के कारण अपने ही स्वभाव गुणों में कुछ कम हो जाता है और उस विष को दूषी विष संज्ञा दी जाती है। तो ये जो श्लोक लिखा हुआ है ना 25 और 26, इसमें थर्ड लाइन देखिए, स्वभावतो वा गुण विप्रहीनम विषम ही दूषी विषम। तो ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए आप। थर्ड लाइन को हाईलाइट करने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है वर्ष गणानुबंधी को आपने हाईलाइट किया, वर्ष गणानुबंधी। तो ये जो वर्ड है वर्ष गणानुबंधी ये हम अपची में पहले पढ़ चुके हैं और दूषी विष के लिए भी आता है। दूषी विष एक्चुअली होता क्या है कि बाय चांस कोई भी पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर चाहे वो स्थावर विष हो, जांगम विष या किसी भी प्रकार का विष है, वो पूर्ण रूप से जब बाहर नहीं निकल पाता, मतलब जैसे विष सेवन किया उसको विषनाशक औषधियां दे दी तो विषनाशक औषधियों ने उस विष का थोड़ा प्रभाव है वो कम कर दिया, लेकिन विष का कुछ क्वांटिटी अभी बॉडी में है तो क्या करेगा वो स्वभावतः गुण विप्रहीनम, स्वभाव जो गुण है उसके नॉर्मली जो विष के गुण है उसके गुणों में थोड़ी कमी आ जाती है, तब उसको दूषी विष संज्ञा दी जाती है। और ये क्या होगा, वर्ष गणानुबंधी यानी बहुत वर्षों तक शरीर में व्यक्ति के पड़ा रहता है क्योंकि कफ से आवृत हो जाता है, तो कहीं जो है वो वर्षों तक शरीर के अंदर ही पड़ा रहता है, ऐसा दूषी विष के लिए बोला। 27 और 28 नंबर जो श्लोक है इसमें शरीर के अवयव विशेषगत जो दूषी विष के लक्षण है वो क्या आएंगे, बोलते हैं तेन अर्दितो भिन्न पुरीश वर्णों को हाईलाइट कर लीजिए, भिन्न पुरीश वर्णों यानी दूषी विष, अर्दितो का मतलब पीड़ित, यानी जो दूषी विष से पीड़ित है उसके क्या होंगे, भिन्न पुरीश वर्णों यानी जो पुरीश है भिन्न हो जाएगा यानी अतिसार वाली कंडीशन होगी और वर्ण भी अलग होगा, भिन्न होगा। विगंधम वैरस्यम मुखम पिपासी, मुख से दुर्गंध आएगी, विरसता होगी और पिपासा बहुत होगी। फिर मूर्छा वमनम गद गद वाणी, मूर्छा होगी, वमन होगा, गदगद वाणी होगी उसकी। नेक्स्ट दुष्योदर लिंग जुष्टम को हाईलाइट किया आपने, जो लास्ट वर्ड लिखा है ना 27 में, दुष्योदर लिंग जुष्टम, जो दुष्योदर है हमारा उसके जैसे लक्षण आएंगे हमारे दूषी विष में। फिर जो 28 नंबर श्लोक है उसको पूरे को हाईलाइट कर लीजिए, अमास्यस्थ कफ वात रोगी, यानी दूषी विष अगर अमास्यस्थ हो तो कफ वात रोगी यानी कफ और वात के लक्षण मिलते हैं। पक्वाशयस्थ अनिल पित्त रोगी, अगर पक्वाशय में स्थित हो तो वायु और पित्त के लक्षण। और भवेन नरो ध्वस्त शिरो रुहांगो, यानी जो हमारे अगर सिर में हो जाए, ये जो रोगी है उसके सिर में जाता है तो सिर के बाल जो है वो और शरीर पर जो भी रूह है यानी रोम है वो झड़ जाते हैं। और विलूपनम पक्षस्तु यथा विहंगम, जैसे विहंग बोलते हैं पक्षी को, जैसे पक्षी के अगर पंख आप काट देते हो तो वो कैसे अलग सा दिखाई देगा ना, सारी बिल्कुल पक्षी के बाल ऊपर से ना रहे, पंख उसके काट दे तो कैसा हो जाएगा वो, उसी तरीके से व्यक्ति इसमें दिखाई देता है, सिर के बाल भी उड़ जाते हैं, पूरी बॉडी पर जो है रोम वो भी झड़ जाते हैं। तो ये हमारे दूषी विष के लक्षण है। तो दूषी विष के लक्षणों में आपने पहले भिन्न पुरीश वर्णों को हाईलाइट किया, देन दुष्योदर लिंग जुष्टम को, फिर अगर अमास्यस्थ है तो कैसे लक्षण मिलेंगे, कफ और वात के, और अगर पक्वाशय है तो वात और पित्त के मिलेंगे। और वह कैसा हो जाएगा, विलूपन पक्षस्तु यथा विहंगम, विहंग जो पक्षी है उसके जैसे पंख अगर काट दो तो वो गंजा सा दिखाई देता है, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति दूषी विष से जो पीड़ित है दिखाई देता है।
फिर ये जो हमारा 29 नंबर श्लोक है, इसके नीचे एक लाइन लिखी है श्लोक की, हाईलाइट कर सकते हैं आप उसको। दूषी विष के पूर्व रूप यहाँ पे बोले, निद्रा गुरुत्वम च, निद्रा होगी, गुरुता होगी, विजृंभणम, जब लेगा पेशेंट, विश्लेष हर्ष अथवा अंगमर्द, विश्लेष होगा, हर्ष होगा यानी रोमांच, और अंगमर्द पेशेंट को होगा। तो ये दूषी विष के पूर्व रूप है। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर जो श्लोक है, इसमें आप देखिए 33, दूषी विष की निरुक्ति बोली यहाँ पे, तो सेकेंड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, यस्माद दूष्यते दासुस तस्माद दूषी विषम समृतः, यानी यह विष देश काल अन्न दिन में सोने में बार बार धातुओं को दूषित करता है। तो यस्माद दूष्यते धातु, जो धातुओं को दूषित करेगा, इसलिए इसका नाम दूषी विष कहा गया। फिर हमारा आता है यहाँ पे 34, 35, ये 39 तक, स्थावर विष जो होते हैं हमारे, उसके 7 वेग बोलते हैं आचार्य जो सुश्रुत हैं, कि 7 वेग आते हैं स्थावर विष में। तो पहले में क्या होते हैं, स्थावर उपयुक्त तस्य वेगे तु प्रथमे निर्णाम शाव जीवा, इसको हाईलाइट कर लीजिए, शाव जीवा। जैसे ही स्थावर विष है जो उसका सेवन मनुष्य ने किया, तो सबसे पहला जो वेग है उसमें क्या होगा, श्याव जीवा, यानी उसकी जो जीव है वो श्याव वर्ण की हो जाएगी। भवेत स्तब्धा, स्तब्ध होगी, मूर्छा श्वास जायते। द्वितीय वेपतु को हाईलाइट किया आपने, प्रथम वेग में क्या होगा, जो हमारी जीवा है वो श्याव हो जाएगी। तो प्रथमे में आपको याद रखना है श्याव जीवा, द्वितीय में वेपतु, और लास्ट वर्ड है देखिए इसमें हृदय वेदनम को हाईलाइट कर लीजिए। द्वितीय वेग जब होगा तो उस कंपन, वेपतु पूरी बॉडी में कंपन होगी, फिर अमाशय में पहुंच गया इतना विष, तो अमाशय में पहुंचकर हृदय वेदना करेगा पेशेंट को, तो द्वितीय विष में होता है, यानी द्वितीय वेग में। तृतीय तालु शोषम, तृतीय को हाईलाइट कर लीजिए, उत्तराखंड पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 में, कि तृतीय वेग में क्या होगा, तालु शोष, तो तालु शोष हमारा तृतीय वेग, तैसे तालुशोष, तैसे तृतीय वेग में। और शूलम अमाश्य भृशम, अमाश्य में बहुत शूल होगा। फिर दुर्वर्णम हृत्य शून्य, और नेक्स्ट लाइन में पक्वाश्य गतो स्तोदो, हिक्का को आपने हाईलाइट किया, हिक्का भी होती है उसको, तो हिक्का होना और तालुशोष ये तृतीय वेग में बोला, सॉरी हिक्का वाला हमारा चतुर्थ में आएगा। हिक्का के आगे लिखिए, देखिए हिक्का कासो आंत्र कूजनम चतुर्थे, चतुर्थे को हाईलाइट कर लीजिए, और हिक्का को आपने हाईलाइट किया। तृतीय की तो ये 36 नंबर जो श्लोक है यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा तृतीय वाला। फिर यही जो है ना पक्वाश्य लिखा है, पैसे पक्वाश्य 4 भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, तो चौथे वेग पक्वाश्य से स्टार्ट होगा, पक्वाश्य अमाश्य स्तोदो, पक्वा अमाश्य में तोद होगा, हिक्का ये भी चतुर्थ वेग में है, कासो आंत्र कूजनम ये चतुर्थ वेग में हमारा आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 38 में कफ प्रसेको, कफ का प्रसेक होना, व्यवर्ण्यम पर्व भेदश्च, पंचमे को आपने हाईलाइट किया, विवर्णता होना, पर्वों में भेद होना, और सर्व दोष प्रकोपश्च को आपने हाईलाइट किया, सर्व दोष प्रकोपश्च, सभी दोषों का प्रकोप, ये हमारा 5वें में होता है। पंचमे जो वर्ड लिखा है ना, पंचमे कफ प्रसेको व्यवर्ण्यम पर्व भेदश्च पंचमे, ये पंचमे सर्व दोष प्रकोप भी है, तो 5वें में व्यवर्णता और पर्व है जो उनमें भेद होना, और सर्व दोषों का प्रकोप ये होता है। फिर 39 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन में देखिए, षष्ठे प्रज्ञा प्रणाशश्च भृशम च अपि अतिसार्यते को आपने हाईलाइट किया। छठे में क्या है, जो संज्ञा है यानी बुद्धि प्राणों का नाश होगा, और अतिसार्यते छठे में आपने हाईलाइट किया, अतिसार होता है। फिर स्कंद पृष्ठ कटी भंग सन्निरोधश्च सप्तमे, सप्तमे वेग में स्कंद पृष्ठ कटी इनका भंग और सन्निरोध होना, मतलब मृत्यु हो जाएगी पेशेंट की 7वें में। सप्तमें स्कंद से स्टार्ट होगा, षष्ठे में अतिसार याद रखना, वैसे भी हमें पता है अतिसार के क्या है 6 भेद बताए, तो छठे वेग में अतिसार होता है। तो आपको क्या याद रखना है, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, जो प्रथम वेग है उसमें आपने हाईलाइट करना है, मतलब याद रखना है श्याव जीवा को, द्वितीय में वेपतु और आमाशय में जाके हृदय वेदना, तृतीय में तालु शोष होता है, चौथे में हमारा क्या होगा हिक्का, 5वें में पर्व भेद और सर्व दोषों का प्रकोप,
छठे में प्रज्ञा प्रणाशश्च और अपि अत्यसार्यते, अतिसार होगा। सप्तमे में स्कंद पृष्ठ कटी भंग होगा। फिर हमारा राइट पेज है जो 35 नंबर जो पेज है उस पे इनका ट्रीटमेंट बताया गया कि वेगों के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए, प्रथमे विष वेगे तु वांतम शीत अंबु सेचेत, प्रथम विष के वेग में वांतम वमन कराना है, शीतल द्रव्यों से परिसेच कराना है। फिर अगदम मधु सर्पिभ्याम पायेत समानुतम, यानी जो अगध है जो यानी विष को दूर करेगा तो मधु सर्पी देकर उसको अगध पान कराना है। द्वितीयम पूर्ववत वांतम, यानी द्वितीय में क्या करना है, पूर्व की भांति वमन तो कराएं, पायेत विरेचन, वह विरेचन भी कराना है। अगर दूसरा वेग है तो वमन और विरेचन दोनों। तृतीय अगध पानम को हाईलाइट कर लीजिए, तू हितम नस्य अंजनम को हाईलाइट किया आपने। तृतीय जो वेग है उसमें क्या करना है, अगध पान नस्य और अंजन का प्रयोग करना है। तो तृतीय में अगध नस्य और अंजन। चतुर्थे स्नेह मिश्रम पायेद अगदम को आपने हाईलाइट किया, चौथे वेग में क्या करें, स्नेह मिश्रित अगध देना है। फिर 42 की सेकंड में पंचमे क्षौद्र मधु क्वाथम युक्तम प्रदापियेत, और फिर षष्ठे अतिसारवत सिद्धि और पीड़श्च को हाईलाइट कर लीजिए। आपको पता है छठे वेग में ही लक्षण आया था अतिसार का, तो छठे में चिकित्सा कैसी करें, जैसे अतिसार वाले की करते हैं, और अवपीड़क यानी अवपीड़क नस्य देने को बोला। सप्तमे मूर्धनी काक पद को हाईलाइट कर लीजिए, सातवें वेग में क्या करना है, जो मूर्धनी है यानी सिर है उस पर काक पद के आकार का चीरा लगाना है। और स अस्त्रिक व पिशितम क्षिपेत, यानी रक्त मिश्रित जो मांस है वो रख देना है। ठीक है, तो आपको पहले में वमन कराते हैं पेशेंट को, दूसरे में वमन और विरेचन दोनों। ये तो नॉर्मल हमने याद किया, हाईलाइट नहीं किया। हाईलाइट किया हमने कि तृतीय है जो उसमें अगधपान नस्य और अंजन देना, चौथे में स्नेह मिश्रित जो है वो अगध देनी है, और छठे में अतिसार के समान ट्रीटमेंट करना। और जो सातवां होता है, छठे में अतिसार जैसा, सातवें में मूर्धनी है जो उसपे काकपद चीरा लगाकर उसमें रक्त जो है मिश्रित मांस रखने को बोला। नेक्स्ट आप आ जाइए 36 जो पेज नंबर है इसमें, तो आप इनको यहां से भी पढ़ सकते हैं कि पहले वेग में ये लक्षण और चिकित्सा एक साथ लिखिए, तो ये आपको याद रहेगा कि किसमें क्या करना है। यहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हमारा देखिए 37 नंबर जो पेज है ना, इस पे पहला योग लिखा है विषग्न अजेय घृत को हाईलाइट कर लीजिए। अजेय घृत, अजेय घृत के लिए हिंदी की लास्ट लाइन देखिए, यह घृत सभी विषों को शीघ्र नष्ट कर देता है, कहीं भी विष ने इस घृत को नहीं जीत पाया। मतलब कोई भी ऐसा विष है नहीं जिसको ये विष, मतलब जो कोई भी ऐसा विष है नहीं जिसको ये घृत ना जीत सके, मतलब सबको ठीक कर देगा, ऐसा बोला। फिर 55 नंबर जो श्लोक है इस चैप्टर का देखिए, यहाँ पे लिखा संवाव आत्मतव सद्यो याप्यम संवत्सरो तिथम दूषी विषम असाध्यम तु क्षीणस्य अहित सेविन। चाहे तो हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए कि जो संयमी पुरुष है उसका तो तुरंत ही विष साध्य हो जाता है, सद्यो मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा। 1 वर्ष पुराना याप्य बोला, तो दूषी विष जो है अगर 1 वर्ष पुराना हो जाए तो याप्य बोला, और अगर क्षीण व्यक्ति में हुआ और अहित का जो सेवन कर रहा है उसमें हुआ तो असाध्य बोला गया। तो ये आपने हाईलाइट किया, जो दूषी विष है उसकी साध्य असाध्यता के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है।